नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर कई सारे एफआईआर दर्ज हैं और कई सारे मामले जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। और कल भी एक मामला कोर्ट में था जहां राहुल गांधी को वहां से बड़ी राहत मिल गई, याचिका खारिज हो गई। उनका एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी था जिसमें उनके नागरिकता को लेकर मामला था और उसको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सरकार से उसने जवाब मांगा था, सरकार ने जवाब नहीं दिया, वो मामला भी खारिज हो गया। अब आज दो मामले आए हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग मामले हैं, इसलिए एक एक कर दोनों मामलों को आपके सामने रख रहा हूं। पहला मामला सावरकर मानहानि मामला है। सावरकर का जो मानहानि है वो मामला है। राहुल गांधी ने सावरकर मानहानि मामले में एक बड़ा दावा किया है। दरअसल यह मामला चल रहा है पुणे के कोर्ट में, पुणे महाराष्ट्र। पुणे में राहुल गांधी पर चल रहे मुकदमे में बड़ा मोड़ तब आ गया जब राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता सात्विकी सावरकर के बारे में खुलासा किया कि वो नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। जी हां, सही आप सुन रहे हैं। सात्विकी सावरकर जो सावरकर के खानदान से हैं, उनके बारे में आज कोर्ट में राहुल गांधी ने यह खुलासा किया है कि ये सात्विकी सावरकर जो है ये नाथूराम गोडसे का वंशज है। और एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप लगाया कि इस तथ्य को उन्होंने जाहिर नहीं किया है। ये उन्होंने नहीं बताया सात्विकी सावरकर ने कि वो नाथूराम गोडसे का वंशज है। राहुल गांधी ने कोर्ट से अपील की है कि वो शिकायतकर्ता के वंश की जानकारी देने का निर्देश दे। राहुल गांधी के आवेदन के मुताबिक, उनके एप्लीकेशन के मुताबिक ये तथ्य और गोडसे परिवार से शिकायतकर्ता का सीधा पारिवारिक संबंध मानहानि के मामले की दिशा तय करने में प्रासंगिक है। इसलिए क्योंकि अगर आप गोडसे के खानदान से हैं तो फिर यह मानहानि का मामला किस दिशा में जाएगा। आप याद कीजिए मामला क्या है। दरअसल जब राहुल गांधी ने सावरकर पर अपनी टिप्पणी की थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस मामले को लेकर सात्विकी सावरकर पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में, और वहां पर यह मामला चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने वहां कोर्ट से यह गुजारिश की थी कि मुझे कुछ तथ्य यहां सावरकर के बारे में रखने की अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए। राहुल गांधी की इस गुजारिश को कोर्ट ने मान लिया और अब वो सावरकर को लेकर कुछ तथ्य रखना शुरू किए। आज चूंकि सावरकर की जयंती भी यानी जन्मदिन है सावरकर का आज, और उस जन्मदिन के मौके पर ही इधर जन्मदिन का मौका ऐसा था कि आज स्पेशली इसलिए कोर्ट नहीं लगाया गया था। कोर्ट में पहले से 28 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई थी। तो कोर्ट में आज जब ये मामला आया पुणे में, तो राहुल गांधी ने रखा कि सात्विकी सावरकर खुद नाथूराम गोडसे का वंशज है। आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी पर सावरकर की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है, सात्विकी ने किया है, जिस पर पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि मामले को समन ट्रायल में बदला जाए ताकि ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित रिकॉर्ड को पेश किया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। और अब राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि सात्विकी सावरकर केवल सावरकर के वंश से ही नहीं है बल्कि गोडसे वंश से भी ताल्लुक रखते हैं। नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे सात्विकी के नाना होते हैं। सात्विकी सावरकर की मां हिमानी सावरकर गोपाल गोडसे की बेटी और नाथूराम गोडसे की भतीजी थी, और इसके साथ ही वो अभिनव भारत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे संगठनों से जुड़ी हुई थी। सात्विकी की मां। एक तरफ जहां बीजेपी के लोग अब भी राहुल गांधी को सावरकर के अपमान के मामले पर घेर रहे हैं, उन्हें तरह तरह से अपशब्द कह रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का यह बड़ा खुलासा अब इस मानहानि मुकदमे में कौन सा नया मोड़ लाता है, यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। उधर राहुल गांधी के खिलाफ दूसरे मामले को आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी के खिलाफ जो दूसरा मामला है वो मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, और वाराणसी में एक दायर शिकायत पर आज जो शिकायत थी वो खारिज हो गई है। वो शिकायत क्या थी? शिकायत एडवोकेट हरीश शंकर पांडे ने की थी, वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में की थी। और उस अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत यह दर्ज की गई थी कि राहुल गांधी ने भगवान राम को पौराणिक पात्र बताया है। इस शिकायत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालती मोर्चे पर राहुल गांधी से जुड़ी ये दोनों बड़ी खबरें बीजेपी को उलझा रही हैं।
और उधर एक और खबर है जिसमें बीजेपी उलझी दिख रही है। खबर है मणिपुर से। मणिपुर में हालात नहीं संभले तो आखिरकार सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी, फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, आप जानते हैं। और स्थिति ऐसी आ गई कि अभी 2 दिन पहले जब राज्यपाल साहब दिल्ली से मणिपुर गए, इंफाल पहुंचे, तो राष्ट्रपति शासन में वहां का राज्यपाल ही प्रमुख होता है और वो एयरपोर्ट से अपना जो उनका बंगला है वहां तक वो सड़क मार्ग से नहीं जा सके, उनको हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। लेकिन अब मणिपुर में एनडीए के 10 विधायकों ने आज राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात की, जिसके बाद माना जा रहा है कि यहां सरकार बनाने की कवायद बीजेपी ने फिर शुरू कर दी है। दावा है कि 44 विधायक सरकार बनाने के पक्ष में हैं, लेकिन केंद्र का रुख इसमें क्या है यह अभी तय नहीं है। इससे पहले 29 अप्रैल को 21 एनडीए विधायकों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को खत लिखकर राज्य में सरकार बनाने की मांग की थी। तो अब शायद गेंद फिर से बीजेपी और मोदी के पाले में है कि वो मणिपुर में दीर्घकालिक हित को लेकर कोई फैसला ले। हालांकि 2 सालों में आप जानते हैं कि जो दुर्दशा बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की कर दी है, उसके बाद मोदी से कोई खास उम्मीद नहीं है। कल मोदी सिक्किम के राज्य बनने के, आप जानते हैं सिक्किम राज्य के 50 साल कल पूरे हो रहे हैं। सिक्किम राज्य का विलय भारत में इंदिरा गांधी के समय और उसके बाद राज्य बनना, और उसके 50 साल कल पूरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिक्किम जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर मोदी कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। पूर्वोत्तर का वो भी राज्य है। मोदी कल शाम पटना पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें कुछ उद्घाटन और शिलान्यास करने हैं। लेकिन इसके साथ मोदी जो हैं वो रोड शो भी निकालने वाले हैं, जिसमें 32 जगहों पर उनका सम्मान करने की तैयारी है। यानी ऑपरेशन सिंदूर बिहार चुनाव का जरूरी मुद्दा बन ही गया है, जिसे भुनाना मोदी ने शुरू कर दिया है। और इधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भुनाने की कोशिश हो रही है, उधर इसको और थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। मॉक ड्रिल की बात फिर से आ गई है। सीमावर्ती राज्य जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं, उन राज्यों में 4 राज्यों में अब मॉक ड्रिल कराना है। वो कल होना है। पंजाब में भी होना था, लेकिन पंजाब की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। पंजाब में अब 3 तारीख को 3 जून को मॉक ड्रिल करवाएंगे। इधर मोदी का पक्ष रखने के लिए विदेश गया जो प्रतिनिधि मंडल है, यानी डेलीगेशन है, वो भी अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच निशिकांत दुबे, नाम तो सुना होगा दोस्तों, खूब बोलते हैं निशिकांत दुबे का इजराइल को लेकर जो बयान है, वो बयान अब मोदी की उलझन बढ़ा सकता है। निशिकांत दुबे ने जो कहा है वो पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं निशिकांत दुबे। फिलिस्तीन के ऊपर कोई गलत हो रहा है तो हमने कहा कि 1974 में पीएलओ को हम पहले देश थे जिन्होंने मान्यता दी। 83 में नॉन अलाइन मूवमेंट का जो मीटिंग हुआ दिल्ली में, उसमें हमने यासिर अराफात को बुलाया। 88 में पहला हम देश थे जिसने कि फिलिस्तीन एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। और आज भी माननीय मोदी जी ने 2200, 2300, 2400 फिलिस्तीन के लोगों को कैसे खाना जाएगा, हम खाना भिजवा रहे हैं। कोविड में उनको हमने इंजेक्शन दिया, कुवैत को भी दिया तो उनको भी दिया। और प्रत्येक साल भारत सरकार अपने बजट में, इवन इस साल भी $39 मिलियन जो है हमने रख रखा है, जो फिलिस्तीन की सहायता देंगे। आप जो है, हम वहां से बैठकर फिलिस्तीन के लिए जितना कर सकते हैं आप उसको करो। वो एक ऐसा राष्ट्र है इजराइल जो किसी की बात नहीं मान रहा है। हमने कहा कि नेशनल डे का परेड हुआ अमेरिका में, आप अमेरिका के साथ जो है यहां बिजनेस कर रहे हो, आप हमको जैसा रास्ता दिखाओगे हम साथ हैं। हम 2 नेशन थ्योरी की बात मानते हैं कि इजराइल अलग देश है, फिलिस्तीन अलग देश है, और कहीं भी हिंसा हो भारत उसके खिलाफ है। डुबाएंगे निशिकांत दुबे जी विदेश में मोदी जी को। मोदी ने तो खुलकर इजराइल की आलोचना की थी, आप याद कीजिए। कभी नहीं की मोदी ने इजराइल की, कभी आलोचना नहीं की, माफी चाहूंगा। लेकिन दुबे जी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। अभी आपने सुन लिया, मोदी सरकार ने फिलिस्तीन की मदद के लिए $39 मिलियन रखा हुआ है। हम फिलिस्तीन के लोगों को खाना भेज रहे हैं, कोरोना के वक्त इंजेक्शन भेजे थे। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो किसी की भी बात नहीं मान रहा है। 2 नेशन थ्योरी और ये सारी बातें आपने सुन ली। वहीं आज नीति आयोग ने भी नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। नीति आयोग ने तुर्की की तारीफ कर दी है दोस्तों।
जिस तुर्की के खिलाफ यहां माहौल बनाया जा रहा है, तुर्की और अजरबैजान। आज नीति आयोग ने तुर्की की तारीफ कर दी है, जबकि भारत ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की की आलोचना की, बायकॉट की बात कही। दरअसल मझोले उद्यमों यानी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उसके यानी मझोले उद्यमों के लिए नीति बनाना, इस टाइटल से, इस शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि तुर्की उन देशों में से है जहां से भारत यह सीख सकता है कि छोटे और मझोले उद्यमों में कौशल की कमी को दूर करने का रास्ता कैसे तैयार किया जाए। इस रिपोर्ट में कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया और तुर्की में संचालित कार्यक्रमों को सूचीबद्ध यानी लिस्ट किया गया है और जिसमें मझोले उद्यमों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो नीति आयोग तुर्की से सीखने की बात कर रहा है। क्या मोदी इस बात को बर्दाश्त करेंगे, यह देखना होगा। तो आइए दोस्तों, एक तरफ बहुत सारी बातें हैं कि क्या राहुल गांधी के नए दांव से कैसे चित पड़ सकती है बीजेपी, उसकी चर्चा, हम कोर्ट की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने ही कैसे बिगाड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी का खेल, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। और इस चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी कोर्ट में सीधे जो सड़क पे बोलते थे, अब कोर्ट में भी चुनौती दे रहे हैं सावरकर को लेकर। आज सावरकर का जन्मदिन है और 28 तारीख आज जन्मदिन, और देश के कई अलग अलग हिस्सों में उनको चाहने वाले लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, सात्विकी सावरकर जो उन्हीं के खान